नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। वीडियो भेजिए, आप देख लो। फायर ब्रिगेड आ गई है। अभी देख वीडियो भेजो जब तक। भेजो भेजो। थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लग गई है। हनुमान मूर्ति पे मैं वहीं हूँ मौके पे। थर्माकोल की फैक्ट्री में आग लग गई है। मौके पे हूँ। वीडियो भेज रहा हूँ मैं। वीडियो चल। अभी कोई नहीं आया है। अभी कोई नहीं आया। थोड़ी आगे बढ़ा, आग में लपटे पकड़ ली अंदर। और काय में लगी है ये? हाँ? अरे वो तो बना। एक घंटा हो गया ना। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री पूरी शक्ति झोंक देंगे। आपको दिल्ली सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक के बाद ही रिजल्ट दिखाई देगा। समारोह के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज जो जितने भी जीते हुए एमएलएस थे, दिल्ली के जो लीडर्स थे, वो सब यहाँ मौजूद हैं। एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया। जी, सारे माननीय विधायक जितने जीते हुए उनके सम्मान में ये समारोह हो रहा है मेरिडियन होटल में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की, इन लोगों ने, इन पर जनता ने विश्वास किया। आज हमारी सारे संजीव जी हैं यहाँ पे, नीलम पहलवान जी हैं, ये सारे हमारे विधायक यहाँ आए हैं, और भी विधायकगण 21 से 22 लोग आ रहे हैं। सर, अगर बात यमुना की करी जाए तो यमुना जी जो थी एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, और लोगों के लिए भी ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअली इशू रहा, क्योंकि जो पूर्वांचली लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा पर्व वहाँ मनाया जाता है। छठ की उनकी प्रॉब्लम उनको होती थी छठ मनाने में, क्या बोलना चाहेंगे? वो सब खत्म हो जाएगी। देखिए, भाजपा जहां भी गई है मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियां, उनकी ईमानदारी, उनकी दूरदृष्टा सोच,
उसने जमीन पर काम किया। उत्तर प्रदेश आज देखिए, एक वक्त में वो उत्तर प्रदेश जाने से लोग डरते थे। आज वो 25 करोड़ की आबादी में करीबन 43 लाख करोड़ का वहां पर इन्वेस्टमेंट आया है यूपी समिट में। आज वहां फिल्मों की शूटिंग होती है। आज वहां 4 लेन 6 लेन 2 लेन्स हैं। गोरखपुर जहां का सांसद हूं, आज वहां पे क्रूज पानी में चलते हैं। रामगढ़ झील है, वहां पे 5 स्टार होटल की लाइन है। गोइडा इंडस्ट्रियल एरिया है। प्रधानमंत्री जी ने 9,000 करोड़ का वहां पे हमको खाद की फैक्ट्री दी है उनको। तो ये वहां पर चीनी कारखाना शुरू हो गया। वो सारी चीजें हैं, वही काम आप देखेंगे। दिल्ली तो राजधानी है, प्रधानमंत्री जी आत्मा और वो पूरी शक्ति झोंक देंगे। आपको रिजल्ट पहली कैबिनेट की बैठक के बाद दिखाई देगा। सर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, घंटाघर के आसपास सुंदरीकरण करने के लिए 1 करोड़ की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है। सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खास तौर पर जो यहां पर एक कॉमिक, स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना, 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले 3-4 महीने से थोड़ा बेचैन है। उनके पीडब्ल्यूडी विभाग पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप आ रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हर अखबार में हो रही है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज उठाएंगे। 1 साल बाद असम में विधानसभा चुनाव होंगे और जनता तय करेगी कि उनका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। को लेकर जो पाकिस्तान को और निजी भी एक तरीके से आपको हमला किया है, क्या? देखिए, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पिछले 3-4 महीने से थोड़े बेचैन हैं। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप उनके पीडब्ल्यूडी विभाग पर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा आज हर अखबार में हो रही है। हाईकोर्ट में केस, पीआईएल्स, बहुत सी चीजें हैं और शायद ये भ्रष्टाचार के ये खबरें दिल्ली के नेतृत्व के कानों तक पहुंच गया है, जिन्होंने 1 महीने पहले भाजपा के राज्यिक सभापति एक नए व्यक्ति को दायित्व दिया है और कहीं न कहीं शायद उनके मन में ये आशंका है कि ये भ्रष्टाचार के खबरों के कारण कुछ महीनों बाद शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी फिसल सकती है और उस बेचैनी में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो उनका काम है। आज भाजपा के लिए भ्रम उनका बैसाखी बन गया है। अगर काम करते तो इस प्रकार की भ्रम और झूठे अफवाहों की बैसाखी उनको जरूरत नहीं पड़ती।
पर वो उनकी निजी मामला है। हम अपना काम करते जाएंगे। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की आवाज उठाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, चीन जो आज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, पाकिस्तान की सीमा के करीब आज अडानी का प्रोजेक्ट हो रहा है, बाढ़, बेरोजगारी, तो हम अपना काम करते जाएंगे। जनता जनार्दन है। 1 साल बाद असम में विधानसभा चुनाव होंगे और जनता तय करेगी कि उनका आशीर्वाद किसके साथ रहेगा। सर, अचानक से आप ही निशाने पे क्यों आ रहे हैं? उनके मन में बेचैनी है। हम जनप्रतिनिधि हैं। हम मणिपुर में जो राजनीतिक असंतुलन है, मणिपुर में कुकी उग्रपंथियों के साथ कुछ खबरें भी आई थी कि निर्वाचन से पहले, इस वाले नहीं, उससे पहले वाले निर्वाचन में किस प्रकार से भाजपा के 2 बड़े नेता उनके साथ संपर्क में आए और विभिन्न प्रकार की पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ बहुत, जिनका विभाग मुख्यमंत्री का है, बहुत से खबरें आ रहे हैं। और यही मैं कह रहा हूं कि शायद बेचैनी है। वो खुद मुख्यमंत्री, बैकडोर मुख्यमंत्री हुए, उनके साथ कब ये मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेस खेला जाए, तो उनको बेचैनी है। मेरे तरफ से शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 नए आपराधिक कानून तैयार हुए हैं, उनकी समीक्षा बैठक की। इन कानूनों के नए प्रावधानों पर हम किस तरह काम कर रहे हैं, उन पर काम हो रहा है। इससे अपराधी को बार बार कोर्ट ले जाना भी बंद हो जाएगा और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस चला पाएंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छी समीक्षा पूरी हुई है। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज तैयार हुए हैं, उसकी समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में इन तीनों कानूनों के अनुरूप हम लोगों ने कितनी इंस्टीट्यूशंस तैयार की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितने केसेस इसमें हमने दाखिल किए, उन केसेस की परिस्थिति क्या है, ऐसी सारी चीजों की समीक्षा की गई। इन कानूनों में जो नए प्रावधान है, उसमें हम लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में समीक्षा हुई। हमने महाराष्ट्र की ओर से बताया कि 7 साल से ऊपर की केसेस में जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, उसमें 27 वैन्स हमने कार्यरत कर दी है। बची हुई भी अगले 6 महीने में हम कार्यरत करेंगे, जिसके कारण एक प्रकार से क्वालिटी एविडेंस, ये जो एक प्रोसेस होती है, इसको हम लोग जमा कर पाएंगे। साथ में जो हमारे कोर्ट्स है, उन कोर्ट्स में तो हम लोगों ने एक प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम्स खड़ी की है, लेकिन नए कानून के हिसाब से हर कोर्ट का डेजिग्नेटेड, डेडिकेटेड, नोटिफाइड क्यूबिकल ये कोर्ट में खड़ा करना है, ये फॉरेंसिक लैब में खड़ा करना है। इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। अगले 6 महीने में हम उसको भी शुरू करेंगे, जिसके कारण अपराधी को जो बार बार कोर्ट ले जाना पड़ता है, वो बंद हो जाएगा और हम सीधा जो हमारे जेल से, उसमें से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस को चला पाएंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग प्रकार से अभी यंत्रणाएं नए कानून ने तैयार की है, उन यंत्रणाओं को हमने किस प्रकार से तैयार किया है, इसकी भी समीक्षा हुई है। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसमें हमारे 2 लाख का जो पुलिस फोर्स है, उसमें से 90% हम लोगों ने ट्रेनिंग अचीव कर लिया है। बचा हुआ 10% भी हम लोग 31 मार्च से पहले पूरा कर लेंगे, ये भी हमने उनको कहा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी समीक्षा हुई है। हमारे लिए भी एक प्रकार से लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। कुछ कमियां जो थी वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जिसको हम पूरा करेंगे और आने वाले 6 महीनों में पूरे तरीके से इसको रोल आउट करके एक बहुत ही गतिमान, एक बहुत ही प्रगतिशील इस प्रकार की ये कानून व्यवस्था को हम खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में जुड़ेंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन, और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं,
बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। आज के इस अवसर पर लखनऊ को इन सभी परियोजनाओं का यहां पर उपहार देने के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मेडिकॉन 25 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहा, हर तरफ की चर्चाएं चल रही हैं। मेडिकॉन जिन विषयों पर बात करने जा रहा है, हमारी चुनौती स्वास्थ्य सेवा को आसान और बेहतर बनाना है। हर कोई शहरों की ओर भागता है। इस दबाव को दूर करने का एकमात्र तरीका जम्मू में हमारे बुनियादी ढांचे में सुधार करना नहीं है, बल्कि परिधीय क्षेत्रों में हमारे बुनियादी ढांचे को जोड़ना और सुधारना है। So there are all sorts of debates and discussions that go around the subjects that Medicon is going to touch upon, and the good thing is that you've also involved the students with the SRDC. I understand that 11 credits are going to be given to participants in this Medicon as well. That in itself will drive greater involvement and greater enthusiasm on the part of those who have to learn. For me and for Sakina, for Abed, our challenge is to make healthcare more easily accessible. Professor Gupta pointed out the excess pressure on the emergency in GMC Jammu. That simply stems from the fact that our peripheral areas, healthcare is not to the standard that we require it to be, which is why everyone floods into cities. The only way we can remove this pressure is not by improving or adding to our infrastructure in Jammu. It's by adding and improving to our infrastructure in the peripheral areas. Now, there was a time when we only had GMC Jammu and GMC Srinagar. Now we have GMCs at the district level. Therefore, we have to augment and improve the emergency handling capability and capacity at those GMCs, so that automatically pressure on GMC Jammu, or for that matter SCIMS in Srinagar, will get reduced. Similarly, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार यह भारत टैक्स की पहली वर्षगांठ है और पहली वर्षगांठ में ही भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। हम पूरी दुनिया में एक्सटेंसिबिलिटी से भी आगे है। नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार ये पहली सालगिरह है भारत टैक्स का, और ये पहली सालगिरह में ये भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट्स बन गया है। उसका कारण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे दुनिया में विश्वसनीयता बढ़ा है, उसके कारण आज यहाँ लोगों का आना शुरू हुआ है। पिछले साल 3,000 बायर आए थे, इस बार 6,000 रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी लगभग 3,500 बायर आ चुके हैं सवेरे तक। तो ये लग रहा है 16 तारीख को
लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे भारत मंडपम में और दुनिया के बायर को, डोमेस्टिक बायर को भी वो संबोधन। सर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विशेष जोर है, पुरानी चीजों को रिसाइकिल करके बनाया जा रहा है, इसमें सब देखिए पूरी दुनिया में हम सस्टेनेबिलिटी पर सबसे आगे हैं। आज B2B देखेंगे, बोतल टू बोतल, बोतल से कपड़ा, वो भी कर रहे हैं। रिसाइकिल में सेग्रीगेशन का काम भारत से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, तो हम कॉटन रिसाइकिल में, अपसाइकिल में भारत सबसे आगे है और दुनिया इसे स्वीकार रहा है। राजू कुमार राव, सीओ सदर, मुजफ्फरनगर। बुच्चा बस्ती गांव के एक युवक रजत और एक युवती का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के द्वारा इनकी शादी न कराने के चलते इन्होंने गांव के ही एक खेत में जाकर जहर खा लिया। लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती की मृत्यु हो गई। युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सुसाइड का मामला है, क्या मामला है? देखिए 11 तारीख को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी बुच्चा बस्ती गाँव से ही कि एक उसकी बहन है, उसकी बड़ी बहन ने फ़ोन करके बताया था कि उसी गांव का रहने वाले एक रजत नाम के लड़के ने उसकी बहन को जहर दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर पूरे प्रकरण को पुलिस ने गांव में जाकर छानबीन किया, परिवार वालों से बात किया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई कि बुच्चा बस्ती पुरकाजी के रहने वाले 2 लड़के, जिसमें एक का नाम रजत है और एक उसी गाँव के रहने वाली लड़की है, उन दोनों का काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन दोनों का अन्यत्र शादी की वार्ता चल रही थी। उन दोनों के शादी एक साथ ना होने पर दोनों ने रजामंदी से गांव के बाहरी खेत में साथ में जहर खाया और जिससे उनकी तबीयत खराब होने पर गांव के लोगों ने ही प्रज्ञा हॉस्पिटल जबरेड़ा में उनको एडमिट भी कराया, उनका इलाज भी चल रहा था। 9 तारीख की घटना थी। 11 तारीख को उसमें सुबह 4 बजे ही जो लड़की थी उसमें उसकी मृत्यु हो गई। लड़का अभी भी इलाजरत है, हॉस्पिटल में उसकी इलाज चल रही है। घर वाले भी वहाँ मौजूद है, गांव के लोग भी मौजूद है। सभी से पुलिस पूरे प्रकरण की और भी जानकारी कर रही है। बहरहाल अभी घर वालों की तरफ से तहरीर नहीं मिला, हम लोग तहरीर की प्रत्याशा में जैसे भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा हम लोग आगे की विधिक कार्रवाई उस अनुरूप करेंगे। पटना में बीपीएससी परीक्षा पर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने कहा, हम लोग 2 महीने से जिस सबूत को खोज रहे थे वो हमारे हाथ लग गया है। हम निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट में जीतेंगे। आयोग जिसे छिपा रही थी उस पर से पर्दा हट चुका है। कहां से धांधली हुई थी हमें पता चल गया है। 3 सेट में प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं ताकि अगर एक लीक हुआ तो हम बाकी काम में ला सके। नियम कहता है कि बचे हुए प्रश्न पत्र को अपने अपने जिले के ट्रेजरी जमा करें। क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 महीने से हम लोग जिस सबूत को खोज रहे थे हम लोग के हाथ वो सबूत लग गया और इत्तेफाक देखिए ठीक 13 तारीख को लगा है। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, आज 13 फरवरी है और ये सबूत हाथ में हम लोग को लग गया है और इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट में श्योर है जीत जाएंगे। और आयोग जो चीज़ों को छुपा रही थी उस पर से पर्दा हट चुका है। उसने कहाँ कहाँ धांधली किया था, किस किस जिले से ट्रेजरी से निकाल के हम लोग ने सारी चीज़ों का पता लगा लिया। क्या वो चीज़ें सबूत आप बता रहे हैं? देखिए 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा थी और 3 सेट में क्वेश्चन बनाया जाता है कि बाय द वे अगर एक कहीं लीक हो जाए तो बाकी का हम यूज कर सके। तो वहाँ था कि एक ही यूज होगा, तो 13 दिसंबर को एक पेपर की परीक्षा यूज हो गई, बाकी के जो पेपर थे वो बच गए। तो ये नियम यही कहता है एसओपी कि इन 2 जो सेट बचे हुए हैं इसे आप अपने अपने जिला के ट्रेजरी में जमा करा देंगे। तो ट्रेजरी में जमा हो जाना चाहिए। तो हमने पूरे ट्रेजरी में 2 महीने का समय लग गया पता कराते कराते किस ट्रेजरी में कितना जमा है कितना नहीं। तो लगभग हर जिले में ट्रेजरी मिल रहा था, लेकिन नवादा और गया के ट्रेजरी से ये दोनों पेपर गायब थे। अब ये 2 पेपर अगर गायब हो गए तो ट्रेजरी में किसने जमा नहीं किया? तो बीपीएससी के डिपार्टमेंट लोगों का काम है कि आप ट्रेजरी में ले जाके जमा कीजिएगा, क्यों नहीं जमा किया? तब हमको पता चला कि ये 2 पेपर गया कहाँ। इन 2 पेपरों को जो भी बचते हैं, जितने भी ट्रेजरी में पेपर बचते हैं, इन्हें कबाड़ के भाव नीलाम करके बेच दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है। ये हर साल होता है और हर एजेंसी यही करती है। लेकिन 13 दिसंबर को जब परीक्षा संपन्न हुई तो बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हो गई। तो उसके अगले दिन सैटरडे संडे था, हम हाईकोर्ट नहीं जा पाए। 16 तारीख को हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद उस समय हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सबूत नहीं था, तो एडवोकेट और सबका कहना था कि मजबूत सबूत चाहिए इसके लिए, तो हम लोग सबूत में जमा हो गए। अब ये जो 2 पेपर गया और नवादा से गायब था जिस पर कोई सुरक्षा मानक नहीं थी,
बीपीएससी ने क्या किया, जो बापू परीक्षा परिसर में लगभग 6000 बच्चों की परीक्षा लेनी थी, उनको इन्हीं कबाड़ वाला पेपर थमा दिया। जो कबाड़ में बेचना था, नीलाम करना था, वही पेपर थमा दिया 4 जनवरी को बीपीएससी ने, जो बापू परीक्षा परिसर में ध्यान देते। यही कारण है कि वहां उस दिन 19% रिजल्ट हुआ, जबकि 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी वहां महज 6% रिजल्ट हुआ था, और 4 जनवरी को जब हुई तो 19%, 3 गुना से ज्यादा का उनको रिजल्ट का बेनिफिट हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन जिसके ऊपर कोई एसओपी मानक नहीं है, कोई सुरक्षा मानक नहीं है, जिसको कबाड़ के लिए फेंका गया है, कोई उठा के उसका मिसयूज किया होगा, तभी जाके इतना रिजल्ट हुआ है। अब जब ये सबूत हम लोग के हाथ लग गया है, अब हम लोग को स्पष्ट दिख गया कि हाईकोर्ट से हम लोग जीत गए। पहले ऐसा उम्मीद लग रहा था जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब एकदम स्पष्ट हो गया। यह सबूत देखते हाईकोर्ट पूरी तरह से री एग्जाम कराएगी ही कराएगी। और बच्चों के इतने दिन का जो मेहनत है, उन्होंने लाठियां सही, पुलिस की बर्बरता को देखा, महिलाओं को मारा गया, हमारे शिक्षक भाइयों को जेल भेजा गया, बच्चों को डिटेन किया गया, इन सब की दुआएं हैं जो ये सबूत हाथ में लगा है। और इस सबूत के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट से श्योर केस जीत रहे हैं। तो लगता है कि बहुत बड़ी बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई है। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये 10 साल से हैं, ये कुंदन कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बीपीएससी के। सारा तांडव पीछे से खेल के रच रहे हैं। इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, किसी भी चीज का एक टेन्योर होना चाहिए। आप बीपीएससी में बैठ के रखे हुए 10-10 साल से, यहाँ डीएम का ट्रांसफर हो जाता है 2 साल 3 साल में, ये 10 साल से वहां बैठे हैं। और ये इतने बच्चों के एंटी स्टूडेंट हैं। इनका कहना है कि हम कोचिंग वाले बच्चों के लिए भड़का रहे हैं। अरे हम लोग के पास जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उम्मीद लेके इन लोग के पास जाएंगे। इनकी जांच होनी चाहिए और इनको बीपीएससी से हटाकर इनको संटी में कहीं गन्ना विभाग, शौचालय विभाग किसी में डाल के सेक्रेटरी बना के भेजना चाहिए। इन बच्चों इन लोग का क्या आरोप है, इन लोग का सर्वर डाउन हो गया, जिस वजह से 80,000 बच्चे फॉर्म भर दिए थे बट पेमेंट नहीं कर पाए। और ये इंसान कह रहा है कि उससे क्या मतलब है, हम बात मानेंगे, कल को खान सर बच्चों को लेके चले आएंगे तो हम इनका हर एक बात मानते रहेंगे। अरे सर्वर इन लोगों का डाउन हुआ था, बच्चों का नहीं डाउन हुआ था। आपका सर्वर लास्ट दिन तक काम करना चाहिए। उन 80,000 बच्चों को इन्होंने बाहर कर दिया। अब इन सब लोगों की जांच होगी, लेकिन जो बच्चों के लिए जो उम्मीदें टूट गई थी और वो कह रहे थे कि खान सर इतने दिन से कहाँ थे, तो उनको भी बता दे कि बाबू हम लोग भी कोई, हमारे लिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट काम हम लोग का सहयोग नहीं करेगी, हम लोग को स्वयं से ये काम करना होता है। तो हर चीज, बहुत सारी चीजें जैसे बुनियाद की घर जमीन के नीचे नहीं दिखती है, उसी तरह हम लोग को भी ये सबूत ढूंढने में बहुत टाइम लगा। अब आयोग बताए कि जो 13 दिसंबर को 3 सेट पेपर बनाए थे, आपको तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन छपवाना पड़ता है। 4.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे तो 5-5 लाख क्वेश्चन छपाना होगा। तो 5 लाख तो आप यूज कर लिए, अब बाकी 5-5 लाख जो एक्स्ट्रा था, ये 10 लाख क्वेश्चन दिखाएं और गया और नवादा ट्रेजरी अपना स्लिप दिखाए कि 13 दिसंबर को आपको ट्रेजरी में कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है। मेहनत रंग लाई, बिल्कुल मेहनत रंग लाई। अब बस थोड़ा सा, अब हम लोग को तो उत्साह है। हमने कानून के जानकार वकीलों से बात किया और सब लोगों ने लगा कि अब हम केस, पहले लग रहा था कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे केस। और बच्चों के चेहरे पे रंग, मुस्कान लाना बाकी है। अब एक और प्रयास की जरूरत है। बच्चे प्रतीक्षा करें, हम आपको अगला आदेश देंगे और अगली सूचना देंगे कि आप लोग को कैसे री एग्जाम होगा और हाईकोर्ट का डिसीजन कैसे। दिल्ली के मेट्रो केबल चोरी मामले में गिरफ्तारियों पर संयुक्त सीपी ट्रांसपोर्ट रेंज विजय सिंह ने कहा, हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य 3 की तलाश जारी है। डीएमआरसी द्वारा हाल ही में की गई 4 शिकायतों पर काम किया गया है। एक स्पाइडरमैन को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पाइडरमैन नामक विशेष व्यक्ति ऊपर चढ़ता था और गिरोह के बाकी सदस्यों की मदद करता था। फिर वे केबल काटते थे और अपने वाहनों में लोड करते थे। वाले गैंग को बस्ट किया है। सर, कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और कितने मामले आप लोगों ने सोचे? अभी इसमें 3 लोग अरेस्ट किए हैं हमने और 3 और की तलाश जारी है। और इसमें जो है फिलहाल जो रिसेंट के जो मामले हैं, 4 मामले वर्कआउट हुए हैं, जो इसकी में डीएमआरसी की तरफ से कंप्लेंट्स आई थी केबल चोरी की। कहाँ के मामले थे सर? हाँ, स्पाइडरमैन को भी अरेस्ट किया, एक स्पाइडरमैन को भी अरेस्ट किया है। ये मामले हमारे हैं 2 जनकपुरी के हैं और 2 आजादपुर मेट्रो स्टेशन पुलिस स्टेशन के, मेट्रो पुलिस स्टेशन के। एक जनकपुरी, दो जनकपुरी मेट्रो पुलिस स्टेशन के हैं और 2 आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन के। सर, इनकी मॉडल कैसे चोरी करते थे, किस किस की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती थी गैंग में और कहाँ डंप करते थे? ये इनका जो है प्रॉपर ये रैकी करते हैं अपने ट्रैक्स की, जो इनको एरिया लगता है कि ये चढ़ सकते हैं पेड़ की मदद से या हुक की मदद से, उनको ये टारगेट करते थे रैकी करके। और उसके बाद ये प्लान करते थे अपने गैंग मेंबर्स जो प्री डेस्टाइंड जो लोकेशन है वहाँ पर ही जाते थे और इनके अपने व्हीकल में लोड करते थे ये। और जो स्पाइडरमैन नाम का एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति है वो चढ़ता था ऊपर और वो
हुक लगाता था और हुक लगा के बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं उनको ऊपर असिस्ट करता था आने के लिए, और फिर ऊपर से वायर कटिंग करके नीचे डालते थे, जिसको महिंद्रा बोलेरो हमने बोलेरो पिकअप एक हमने जो व्हीकल यूज़ हुआ है क्राइम में, उसको भी हमने सीज किया है। उसके जरिए ये आगे ले रोल करके ले जाते थे। क्या सर रिस्की नहीं होता आप, क्योंकि हाई टेंशन वायर्स होती हैं उसमें उसको कटिंग करना और चोरी कर लेना, वहाँ से फरार हो जाना, क्या ये भी रिस्की? डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली ये भी देखा गया है कि इनकी जो स्पेशलाइजेशन है उसमें ये कुछ जो कटर है उनको ये इस चीज़ का आइडिया है कि इस वायर में करंट है या नहीं है, इसको कट करना नहीं है, ये चीज़ भी सामने आई है कि इनको आइडिया रहता है कि किस वायर को कट करना और कैसे करना है। इसके अलावा सर डीएमआरसी के ऑपरेशन करते हैं, तमाम जितनी लगातार चोरियां हो रही हैं, आप बता रहे हैं कि पिछले साल भी कई बड़ी संख्या में आरोपियों को पकड़ा था, तो डीएमआरसी के ऑपरेशंस में क्या इफेक्ट होता है इसका? डेफिनेटली डीएमआरसी के ऑपरेशन में इफेक्ट होता है। जैसे ट्रेन सर्विसेज हैं वो कुछ समय के लिए रुक जाती है, किसी किसी केस में रुक जाती हैं, और किसी किसी केस में जो है वो शायद वो डाटा रिलेटेड केबल है तो उसमें देखा गया कि उसमें डिसरप्ट नहीं होती। जैसे ये हाल फिलहाल के जो केसेस थे आज़ादपुर वाले, इसमें ट्रेन सर्विसेज नहीं रुकी थी, लेकिन पीछे जो एक केस हमने अभी अच्छा एक वर्कआउट किया था उसमें रजौरी गार्डन मेट्रो पुलिस स्टेशन में किया था, जब मोती नगर से केबल चोरी थी, उसमें लगभग 6-7 घंटे के लिए मेट्रो सर्विसेज रुकी थी। ये सर डंप केबल्स, और क्या उन लोगों को जानकारी थी कि ये मेट्रो केबल्स हैं, सरकारी संपत्ति है, और क्या उन लोगों तक भी पहुंचने की आप लोगों की? डेफिनेटली हमने पिछले केस में एक जो जिसको प्रॉपर्टी बेची थी यानी केबल्स बेचे थे स्क्रैप डीलर को, उसको हमने अरेस्ट किया था, तो उनको डेफिनेटली ये पता है, उनके गैंग मेंबर हैं वो, और उनको पता है कि केबल है, इसमें कॉपर निकलता है, कॉपर को मेल्ट आउट करके आप इसको बेचते हैं तो उसकी कीमत है, वैल्यूएबल आइटम को आगे वो मेल्ट करके निकालते हैं उसमें से, और उनको पता है कि चोरी का सामान है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने जसप्रीत बुमराह के चोट के कारण चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने पर कहा कि हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो आए एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते, टीम पर निर्भर होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उनका ना खेलना अच्छी खबर नहीं है। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, बुमराह चोटिल है सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? इधर गोल्फ आके खेलो और क्या कह रहे हैं। I just want to say all the luck and I hope they can play well. Yes, every player are important, but when you have to win the championship, don't depend on one player, depend on the team. Yes, if he is not fit, it's not a good news, but team is there. मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र सिंह ने कहा, अंततः केंद्र सरकार को मणिपुर की जमीनी स्थिति समझ आई है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। मणिपुर के लोगों ने अप्रत्याशित हिंसा के चलते लंबे समय तक कष्ट झेला है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने से केंद्र सरकार मणिपुर के बारे में बात करेगी और प्रधानमंत्री मोदी भी मणिपुर का दौरा करेंगे। So at the end, the Union government realized the ground situation in the state of Manipur. That is why the Union government, Honorable President of India, imposed president rule in the states. I think everybody knows that the ground situation in the states, the entire people suffers for a long time, and also the unprecedented violence which happened is facing in the state is because of this. The Honorable this Pradhan Mantri, Rashtrapati, they realize that's why they impose the president rule. I think so. So yesterday are under threat. What threat? What type of threat? In fact, this is the this statement of this former chief minister, Shri Biren Singh. This is quite this nonsense thing, because these are all the responsible by the state government,
and the union government. So during his this administration, this infiltration and everything, this crime which had happened, the violence which had happened, these are all should take the responsible by the concerned government and the union government. And being a layman citizen, how can he say that he is the responsible person and he is complaining to whom? So these are all, I think this is quite irresponsible what I can say. But this regarding the president rule in the state, in fact it will be on the other side that I hope this after the president rule in the state, the honorable Pradhan Mantri will take the whole responsibility in the state after president rule. So on the other side, it will be very good, because I think after this president rule, as the responsibility of the union government, he will speak on Manipur, and also I think he will visit to Manipur too. To our take that BJP is concerned, BJP are committed to continuing efforts to peace in state and maintaining the territorial integrity of Manipur. So this is the responsibility of the government, being the in charge of the state and being the government run in the state. So the integrity of the states is also one of the sole responsibility of the government. And the expressing it doesn't make sense. The integrity of the state and also the suspended animation president rule. These are all responsibility of the state government and union government, because it is a double engine government. Being the citizen, being the layman, how can they say that? This is being the responsible person, being the in charge, being the CM, being the administrator, being the union government under double engine government. This they should take all the responsibility what have happened and what will be in the future. These are all responsible by the double engine in the state BJP and in the center BJP. पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा गेस्ट हाउस एवं रिजॉर्ट के स्वामियों प्रबंधकों के साथ हुई बैठक। आज पुलिस उपायुक्त यातायात श्री रविंद्र कुमार ने कार्यालय में कानपुर नगर के गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स के प्रबंधकों के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यक्रम स्थलों के पास ट्रैफिक जाम रोकने, अतिक्रमण न होने देने और पार्किंग की उचित व्यवस्था करने पर जोर दिया गया। आयोजन स्थलों पर ट्रैफिक गाइड नियुक्त करने और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत यातायात नियंत्रण कक्ष को सूचित करने की अपील की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत टेक्स 2025 के आयोजन पर कहा, हमारी क्षमताओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। जो व्यक्ति भारत टेक्स देखेगा तो उसे समझ आएगा कि भारत विश्व शक्ति है। कि हमारी जो क्षमताएं हैं उसको देखते हुए विश्व की मार्केट्स में हमारे टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ेगा। आगे चल के जैसे जैसे हमारे FTAs और करार और ट्रेड डील्स होंगे उसमें टेक्सटाइल क्षेत्र को और बल मिलेगा और आने वाले दिनों में ये क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कृषि के बाद नौकरी देता है, सबसे ज़्यादा उद्योजक और उद्योग को बल देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल्स हो, मैनमेड टेक्सटाइल्स हो, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो, इसका भविष्य मैं समझता हूँ बहुत उज्जवल है। जो भी व्यक्ति भारत टेक्स आके देखेगा उसको समझ में आएगा भारत विश्व शक्ति है वस्त्र क्षेत्र में। धन्यवाद। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे राज्य की दृष्टि से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है।
लोगों में बहुत खुशी है। पूरे प्रदेश में खेलों का एक नया वातावरण बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। इस दौरान 11 अलग अलग स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। मंत्री अमित शाह जी की सर किस तरीके से देखते हैं सर इस बार उत्तराखंड में सर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि भी है और एक बड़ा अवसर हमारे सामने आया। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी इस राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहेंगे। बहुत उत्साहपूर्वक माहौल है यहाँ पर, लोगों में बहुत खुशी है। एक नया वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर खेलों का बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और लगातार 17 दिनों तक ये खेल चले थे और इस दौरान 11 स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। अच्छे आयोजन हुए, लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जनगण मन सभी इसमें सम्मिलित हुए। हमारे खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, 102 मेडल प्राप्त किए हैं। हमारा स्थान भी जहां पहले 25वें स्थान पर था, इस बार हमारा 7वें स्थान पर। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, कल राज्यसभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सदन को भ्रमित करने की कोशिश की थी। मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उसी पर पूरी तरह से कायम हूँ। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि मेरा उदाहरण गलत है। अगर आप 12 लाख रुपए से 1 रुपया भी अधिक कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी कमाई पर टैक्स देना होगा। सभा में बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेरे बयान को लेकर काफी कटाक्ष किया और ये भी कहा कि मैंने हाउस को मिसलीड करने की कोशिश करी। मैंने जब उनके सवालों पर जवाब देने के लिए अनुमति मांगी तो मुझे इजाजत नहीं दी गई। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सीधा वित्त मंत्री जी से बात करूं और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करूं। सबसे पहले तो मैंने अपने दिए गए भाषण में जो यूनियन बजट 2025-26 पर मैंने बात रखी, उसमें कई मुद्दे उठाए थे, जैसे कि रेल यात्रियों से जुड़े संबंधी समस्याएं, जैसे कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल चैलेंजेस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जा रहे ड्यूटीज एंड टैरिफ्स और गिरते हुए रुपये की बात रखी। इन विषयों पर वित्त मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, मेरे द्वारा समझाए गए इनकम टैक्स रिबेट के एक उदाहरण को लेकर उन्होंने कई सारे बयान दे डाले। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो बात कही थी मैं आज भी उस पर पूरी तरीके से कायम हूं। ये 12 लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया, उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 12.75 तक आप दे रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीज एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई शख्स 12,76,000 रुपए कमाता है साल का, तो उसे पूरे 12,76,000 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मात्र 76,000 रुपए जो उसने 12 लाख रुपए के ऊपर कमाए। ये टैक्स रिबेट का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया था और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि 12 लाख रुपए से यदि 1 रुपया भी आप फालतू कमाते हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसको मेरे उस बयान को लेकर वित्त मंत्री जी ने मुझ पर काफी व्यक्तिगत हमले भी किए, मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणियां करी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे मन में
माननीय वित्त मंत्री जी के लिए बहुत आदर और सत्कार है। वो अनुभव में, ओहदे में, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आगे से मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी इस प्रकार के व्यक्तिगत बयानों से बचेंगी और सिंपल टैक्स कॉन्सेप्ट्स लाने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं उनको टेक्निकली तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करेंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। प्रगति और विकास की रफ्तार ऐसी ही बनी रहेगी। साल 2027 तक हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर आ जाएगा। इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्था की है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आया है केंद्र का, उसमें भी रेलवे स्टेशन के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि किन किन रेलवे स्टेशन का किस किस प्रकार से विकास होगा। वैसे लखनऊ में कई रेलवे प्लेटफॉर्म्स है, आपने देखा होगा कि उसका कितनी तेजी के साथ विकास हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सचमुच सारा विश्व अचंभित है। और लोग यह मानते हैं आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और ऐसे ही प्रगति की रफ्तार बनी रही, विकास की रफ्तार बनी रही है। 2027 आते आते यानी 2.5 वर्षों के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आप सबके लिए तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं आप सबको तो बेहद खुशी हुई होगी। और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए तो वह दिन बहुत ही सुखद रहा होगा। बहनों भाइयों, पहले केवल 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर दी है 12 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है, 0 टैक्स, एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा, इसकी व्यवस्था कर दी है। तो इस बजट के भी बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश है कि हमारा लखनऊ देश नहीं दुनिया के गिने चुने शहरों में गिना जाए और जहां महसूस कर सकें लोग कि लखनऊ आकर यदि मैं रहूं तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा, ऐसी कल्पना करने लगे लोग। हम ऐसा लखनऊ को बनाना चाहते हैं। दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी ने कहा, कोरोना काल में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लगे हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में खुद टिप्पणी की थी। जब हम 15 सालों तक निगम में थे तो हमने वहां आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बनवाई थी। लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। उस वक्त दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं थी, इसलिए वहां दवाइयां कम आती थी। जिस वक्त ये सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त हमने दिल्ली में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां दी थी। बिल्कुल अच्छी बात है और आरोग्य आयुष्मान मंदिर इसको बनाया जाए और अच्छा भी बात है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिसको मोहल्ला क्लिनिक बोला जाता था वो एक तरह से मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला ज्यादा हुआ कुछ नहीं। कोरोना काल में ताले लगे रहे, एक गोली भी वहां पर पैरासिटामोल की गोली तक नहीं मिली लोगों को और वो ताले लगे पड़े रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने खुद टिप्पणी करी कि ये 6x6 के जो कंटेनर बनाए लोहे के, इनमें जब कोरोना काल में कोई दवाइयाँ नहीं मिली तो इनको खोलने का क्या मतलब है। टिप्पणी करी खुद हाई कोर्ट का, पढ़ सकते हैं आप। तो आज उसमें बेहतर सुविधा के लिए जो हमारी सरकार है वो करेगी, तो मुझे लगता है दिल्ली वालों को सुविधा मिलेगी। आपको याद होगा 15 साल हम निगम में रहे तो हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी बनवाई, जिसको लोग आज भी याद करते हैं। पर सरकार दिल्ली में भाजपा की नहीं होने के बावजूद वो डिस्पेंसरी में दवाइयाँ कम आई, पर आज भी वो हमारी देन है। जिस टाइम ये सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम हमने आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी दिल्ली में। सनम तेरी कसम के हर्षवर्धन ने 10 रुपए में भी किया काम। एक्टर बनने से पहले क्या करते थे। साल 2016 में फिल्म सनम तेरी कसम रिलीज हुई थी। इसमें हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की जोड़ी नजर आई। इस लव स्टोरी फिल्म ने अपने लिए उस समय भी एक अलग ऑडियंस बना ली थी। फिल्म के गाने भी खूब पसंद किए गए। हाल ही में यह फिल्म फिर से रिलीज हुई।
री रिलीज के बाद फिल्म सनम तेरी कसम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। हाल ही में हर्षवर्धन राणे ने अपनी शुरुआती करियर से जुड़ी बात की, वह एक्टर बनने से पहले क्या करते थे। इस बारे में उन्होंने बताया कि हाल ही में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में हर्षवर्धन राणे बताते हैं कि एक्टर बनने से पहले उन्होंने कई तरह के छोटे बड़े काम किए। हर्षवर्धन बताते हैं कि मैंने पीसीओ में काम किया, हर दिन मुझे 10 रुपए मिलते थे। इसके अलावा मैंने कुरियर बॉय का काम किया, एक बार जॉन अब्राहम को हेलमेट कुरियर किया था, तब उनसे पहली बार मिला। इसके अलावा अर्जुन रामपाल के क्लब में डीजे के असिस्टेंट का भी काम किया है। मैं डीजे में बैग उठाया करता था। फिल्म सनम तेरी कसम की री रिलीज को मिल रहे प्यार से हर्षवर्धन काफी खुश हैं। इस साल भी वह एक लव स्टोरी फिल्म का हिस्सा बनेंगे। हाल ही में हर्षवर्धन राणे ने अपनी अपकमिंग फिल्म दीवानियत का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है।